परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मंच पे उपस्थित आचार्य जी, दीदी जी एवं सभी आचार्य जी, दीदी जी और समक्ष बैठे सभी प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबको देख रहा हूं तो मेरे पुराने यादें ताजा हो जा रही है। ऐसा लगता है कि मैं यहीं कहीं बैठा होता था और मैं आज भी जब सपने देखता हूं तो अपने आप को इसी पंक्ति में या तो आगे या फिर पीछे कहीं खुद को बैठा पाता हूं। ये जो मेरी जर्नी रही है एक बहुत लंबी जर्नी रही है। मैं अपने विषय में संक्षेप में कुछ बताना चाहूंगा कि 2016 में मैंने इसी विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास किया। उसके पश्चात मैं अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ा और ग्रेजुएशन के समय में मैंने दर्शन शास्त्र विषय को चूज किया so that I can graduated in that subject only because I have core interest in philosophy, जो कि मुझे विद्यालय से ही उसके विषय में पता चला था, क्योंकि आपके विद्यालय में इस प्रकार के प्रतियोगिताएं करी जाती हैं जिसमें आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विषय में सीखते हैं। और फिर आगे जाके मैंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। उस समय ही यूपीएससी का सिलेबस मैंने देख लिया था और उसके विषय में और भी डिटेल्स में जाना और फिर दिल्ली से मैंने जाकर उसका और भी अच्छे तरह से प्रिपरेशन किया और 2023 में यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2023 में मैंने अपीयर किया और उसके पश्चात एग्जाम का रिजल्ट आया। दुर्गा पूजा का समय था, चूंकि ज्ञान कांड के साथ ही कर्म कांड इत्यादि में मैं भी संलग्न हूं, तो व्यस्तता के कारण उसमें डेव विच इज कॉल्ड एज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिल करना था, तो मैंने उसमें ही किया। उसके पश्चात शुरू होता है आपके फिजिकल और मेडिकल की तैयारी। तो फिर उसके पश्चात 4-5 महीने मैंने दिल्ली में बैठे बैठे अपने आप को 80 केजी गेन कर चुका था, जो कि बीआईएम की दृष्टि से मेरे हाइट के इंसान के लिए उचित नहीं समझा जाता है। तो फिर मैंने अपने वेट को लूज किया और ठीक उसी समय सीडीएस का एग्जामिनेशन भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उसमें भी मेरा रिजल्ट आया। अभाग्यवश उसमें मैं नहीं जा पाया, किंतु यूपीएससी सीएपीएफ मुझे एक दोबारा मौका दे रहा था कि मैं डिफेंस में या फिर डिफेंस से रिलेटेड पुलिस के क्षेत्र में या फिर देश की सेवा में जहां आप संलग्न होकर काम कर सकते हैं देश के लिए, उसमें मुझे दोबारा अवसर मिला था। फिजिकल तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तो इसमें होना है नहीं, तो फिर भी मैं तैयारी कर लेता हूं। लेकिन आगे तैयारी करते गया, मैंने अपने शरीर के वेट को कम किया, बीएमआई को ठीक किया और उसके पश्चात गोरखपुर में मेरा एसएसपी गोरखपुर जो है उसका हेडक्वार्टर, एसएसपी गोरखपुर में मेरा फिजिकल और मेडिकल कंडक्ट कराया गया। तो पहले ही प्रयास उसको कह सकते हैं, एक ही अटेम्प्ट में सारे जो अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं उसको मैंने पास किया। उसके पश्चात फिर आता है यूपीएससी इंटरव्यू की बारी, जो कि कदाचित बहुत ही डरावना कह सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने अन्य संस्थानों से जाकर, जो कि फ्री में उपलब्ध होता है दिल्ली में आपके लिए, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो वहां से जाकर आप प्रिपरेशन करते हैं, जो कि मैंने भी ऐसे ही किया। तो धीरे धीरे वो जो भय था मेरे अंदर में कि यूपीएससी के समक्ष जाके, यूपीएससी बोर्ड के समक्ष, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, आप मान सकते हैं कि एक राज्य में, जैसे गुजरात का एग्जाम्पल मैं दूं, तो गुजरात को लोग विकसित राज्य मानते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के समक्ष जाके स्वयं को प्रस्तुत करना होता है जो कि एक राज्य को विकसित करने में अपने हाथ को या उनका हाथ होता है, उनका योगदान होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मेरे भी कुछ ऐसे ही भयपूर्ण अनुभव शुरुआत में रहा। फिर जब मैं और प्रिपरेशन करने लगा तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो डेफ में भरा था, कदाचित मैंने उन्हीं विषयों को भरा था जो विद्यालय में मैंने करके गया था। जैसे कि विद्यालय के समय में आई यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस। अभी मुझे पता चला कि कुछ ही दिन पूर्व विज्ञान मेला इत्यादि का कार्यक्रम था,
तो विज्ञान मेला हो जाए, वैदिक गणित हो या वैदिक गणित पत्रवाचन इत्यादि हो, उन सब में मैं विद्यालय में ही पार्टिसिपेट किया करता था। तो उन सबको मैंने अपने डैब में भरा था और डैब का प्रिपरेशन फिर मेरा प्रारंभ होता है और जो कि मेरे स्कूल के दिनों को बहुत अच्छे से याद कराता है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि किरण दीदी जी हमेशा कहा करती थी कि जब आप बोलते हैं तो आपके वाणी में ठहराव होना चाहिए। तो मुझे वो उस समय याद आया और मैंने उस ठहराव को अपनाने का प्रयत्न किया, जो कि मुझे यूपीएससी भवन में, जो कि ढोलपुर हाउस के नाम से भी दिल्ली में जाना जाता है, वहां पे वो मुझे बहुत ही मेरे लिए कारगर सिद्ध हुआ। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कदाचित उस समय जो मेरी अनुभूति चल रही थी, अभी भी वैसी ही स्थिति है, तो मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। एक मुख्य हॉल होता है विच इज कॉल्ड एज मेन हॉल। वहां पे सबको ले जाके आप सभी एस्पिरेंट जो होते हैं, जो कि फिजिकल पास कर चुके होते हैं, उनको वहां पे जाके बिठाते हैं। वो फिर आपके सारे डिटेल्स को भराया जाता है, जो कि पूरा भराया जा रहा होता है, क्योंकि एक भी स्टेप में आप गलती नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से यूपीएससी सभी चीजों को वेरीफाई करती है। इट इज वेल रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो वहां पे भरा गया। उस समय से आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं और फिर एक वहां पे जन होते हैं जो आपको एस्कॉर्ट करते हैं टू द होल ऑफ द मेंबर्स और द होल ऑफ द यूपीएससी, व्हेन यू हैव टू बी इंटरव्यूड बाय दोस पर्संस, वेरी फेमस दो। सो वो मुझे एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं। वहां पे एक चेयर लगा होता है, गेट के समक्ष मुझे बिठा दिया जाता है। पास में ही कूलर लगा होता है। मेरे पास 2 रुमाल है, एक मैंने भिगा के रखा हुआ था ताकि ठंडा प्रतीत हो मुझे, और एक दूसरा सूखा। और उस कूलर से मुझे ठंडे हवा की जगह पे गरम गरम हवाएं आ रही है। बाकी सबों को पता नहीं क्या अनुभव रहा होगा उस स्थान पे, पर मुझे ठंड के स्थान पे गर्म हवाएं आ रही हैं, पसीने चल रहे हैं। मैं बार बार उसे हटाए जा रहा हूं, फिर भी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर अभी जिनका इंटरव्यू चल रहा था वो बाहर आते हैं, फिर मेरी बारी आती है। तो मैं प्रवेश करता हूं और मुझे लग रहा है कोई प्रवेश करेगा गेट से, तो आपको ऐसा पूर्वाभास होता है कि सामने ही समक्ष बैठे होंगे कदाचित अध्यक्ष इत्यादि और उसके मेंबर्स। मुझे भी ऐसा ही लगा, किंतु नहीं। यूपीएससी सभी चीजों को आपके हर एक सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसको वो चेक करती है बहुत अच्छे से। तो मैं जैसे इंटर करता हूं, सामने कुछ भी नहीं है। फिर मुझे दाएं देखना पड़ता है और मैं देखता हूं कि दाएं में पूरा पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो बोर्ड मेंबर्स है, जो कि आपको पता भी नहीं होता है, आपको नाम से पूर्व से ही पता चलता है कि उसके अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है। तो मुझे पता था, किंतु मैं जैसे मुड़ता हूं मुझे वहां पे एक मैम दिखाई देती है। तो उस जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति थी, क्योंकि आपको पहले जाके ग्रीट करना होता है सबको। तो फिर मैंने ग्रीट किया सबको हैंडल करते हुए, और फिर मैंने जो डेफ में भरा था उस विषय में मेरे से क्वेश्चंस के बौछार शुरू हुए। पहला ही क्वेश्चन था कि ओके, सो विष्णु, you learn new languages. I said, definitely sir, I learn new languages, and then I also try to find the similarities and the differences between the languages. So he was amazed. Okay, so what are the similarities and differences you try to find between the languages? So I told, यहाँ पे चूंकि हमारा कल्चर है सांथाली कल्चर, आपको पता है, तो सांथाल लैंग्वेज में मुझे कुछ वर्ड्स पता है जिनकी सिमिलैरिटी आपके पंजाबी लैंग्वेज से मिलता है। और इसमें विशेषता ये है कि पंजाबी लैंग्वेज जो होता है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से आता है, और सांथाली जो है वो इंडो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज से आते हैं। तो दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता है, किंतु उसमें एक शब्द था जो मुझे पता था जो बहुत ज्यादा सिमिलर है और सेम अर्थ को देता है। तो मैंने उसको वहां पे कोट किया। जो चेयरपर्सन थे वो उड़ीसा प्रदेश से संबंध रखते थे, और उन्होंने गुजरात में उनकी पोस्टिंग कैडर जो उनका था वो गुजरात कैडर था। तो मुझे इन विषय के बारे में पूर्व से ही पता था, मैंने गूगल कर रखा था सभी डिटेल्स को। तो मैंने फिर ऐसे ऐसे उदाहरण देना शुरू किए, जैसे कि एक गुजराती और उड़िया इंसान री को रू पढ़ता है, जैसे ब्रूह, ऋषु, ऋषि ऐसे करके। किंतु हम जो हिंदी भाषा मुख्यतः नॉर्थ या फिर हमारे बिहार और झारखंड में लोग पाए जाते हैं, वो लोग री को री ही पढ़ते हैं, जो कि संस्कृत के
अनुसार है, तो फिर मैंने इसका उदाहरण दिया जो कि उन्हें अपने से संबंधित लगा कदाचित, क्योंकि वो खुद एक उड़ीसा से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। इसके पश्चात भाषा के विषय में और भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। फिर वो आए मेरे बैकग्राउंड से, मेरे शिक्षा से संबंध में, किस विद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त करी है उसका भी बहुत महत्व होता है वहां पे, और आपने जो अलग अलग विधाओं में पार्टिसिपेट किया है अपने विद्यालय के समय या फिर अपने कॉलेज के समय में, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मुझे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। जैसे उदाहरणतया मैं आपको बताना चाहूं तो पेंटिंग से संबंधित पूछा गया। उनका प्रश्न था कि क्या आपने कभी एग्जीबिशन में भाग लिया है? तो मैंने बोला कि महोदय एग्जीबिशन में तो आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड येट इवन एट वंस, बट एट स्कूल लेवल आई हैव पार्टिसिपेटेड मेनी टाइम्स। और हमारे विद्यालय में एक पुस्तक पब्लिश होती थी या होती होगी अभी भी, उत्सर्ग के नाम से। तो उस पुस्तक में मेरे पेंटिंग्स को, मेरे स्केचेस को बहुत बार चित्रित किया गया है। तो उन्हें लगा कि अच्छा, इनके शब्दों में भार भी है कदाचित। उसके पश्चात विद्यालय में आपने और क्या क्या चीजें की हैं इनके विषय में पूछा गया। तो पहले के समय में, अभी भी होता होगा, हमारे कक्षाओं को 4 वर्गों में बांटा जाता था, भैया और बहनों को 4 वर्गों में। उसके फिर अध्यक्ष चुने जाते थे, और जैसे कि क्रमांक 1, 2, 3, 4, और उसके पश्चात उसको फॉलो करते हुए। तो मैंने इसको बोला कि आई हैव बीन हेड बॉय, जो कि मुझे लगा कि ये इसका उचित ट्रांसलेशन होगा। आई हैव बीन हेड बॉय एट द स्कूल लेवल फॉर मेनी टाइम्स। तो उन्होंने पूछा, ओके, वो एक साइकोलॉजिस्ट थी और मैम थी, तो वो पूछ रही है मेरे से, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट क्वालिटीज वन हेड बॉय शुड हैव? क्योंकि उन्हें चेक करना है कि आपने क्या क्या क्वालिटी सीखा या केवल आपने पार्टिसिपेट किया। सो आई कोटेड मेनी क्वालिटीज लाइक क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए, बेटर एक्सप्रेसिव होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो फिर वो पूछती हैं कि सो यू मेंशन्ड क्राउड मैनेजमेंट, तो आपने क्या क्राउड मैनेज किया है बताएं। तो मैंने बोला कि 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि में कार्यक्रम हुआ करते थे, सरस्वती पूजा में कार्यक्रम हुआ करता था, हर शनिवार को हमारे यहाँ शिशु सभा हुआ करती थी। तो उन सब में हम लोग कहीं ना कहीं भैया लोगों को क्राउड मैनेजमेंट के रूप में संलग्न हुआ करते थे और देख रेख करते थे। तो फिर उनका प्रश्न होता है कि नहीं, ऐसा उदाहरण ना बताए, कुछ ऐसा बताए जो बड़ा हो, जहां पे आपने बड़े स्तर पे क्राउड मैनेजमेंट किया है। तो फिर मैंने सोचा पर्याप्त समय लेके कि सो मैम, आई थिंक this one could be best example that I have done is that कि सरस्वती पूजा में मैम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड आते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट किया है। So she said, okay, तो क्या आपके विद्यालय के आचार्य और दीदी जी कुछ नहीं करते थे? She asked me in a funny way so that she can tease me, you know. So I said, नहीं, हमारे यहाँ बहुत ही संगठित रूप से वो किया जाता था। गेट के समक्ष में हमारे जो सुरक्षा संबंधी जन होते हैं वो होते हैं, फिर आचार्य, दीदी जी का इत्यादि होती हैं, और उसके पश्चात भैया बहन बहुत ही सम्यक रूप से अपने समय को लगाते हुए उस जगह पे कार्यक्रम को संचालित कर रहे होते हैं। सो शी सेड ओके, और फिर आगे इसी प्रकार से इंटरव्यू चला, जो कि एक लंबे समय तक चला, और मेरे लिए इस समय तक मैं आते वक्त उस जगह पे बहुत ज्यादा स्थिर हो चुका था। मैं समझ रहा था कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इन अ वे दैट might they find that this is useful for them as an officer, as an assisting commandant officer in the company, when you have the leading role. आपके एक बार आदेश से वो फायर करते हैं, आपके एक आदेश से वो किसी भी ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। तो मुझे आचार्य जी की बात याद आ रही है कि आप अनुशासन में है या अनुशासन आप में है। तो कदाचित विद्यालय के समय में तो इसका अर्थ मुझे नहीं पता था, किंतु फिलॉसफी इत्यादि पढ़ने के बाद, अलग अलग फिलॉसफी के स्कूल्स ऑफ थॉट को पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज कि जब आप कहते हैं कि आप में डिसिप्लिन है, देन इट इज वेरी इंटरनल एंड कोर टू यू। लाइक आपका स्वतः ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, जिससे कि आप स्वयं को डिसिप्लिन बनाते हैं। और कोई आपको यदि
डिसिप्लिन में रख रहा है तो वो भी अच्छी बात है, किंतु वह एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। आपको बाह्य रूप से आपको डिसिप्लिन में रखा जाता है। तो कदाचित मुझे इसका ज्ञान और रियलाइजेशन बाद में चल के हुआ और ये मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कारीगर रहा, क्योंकि आप सबों को भी समझना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि मैं स्वयं डिसिप्लिन में हूं, तो आपको दूसरे लोगों की आवश्यकता उतनी ही पड़ती है जितनी है। यानी कि यदि आपको सुबह उठ के फिटनेस के लिए दौड़ना है तो आपको अलार्म की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप रात को सोच के सोते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो आप 4 बजे स्वयं से उठते हैं। 5 किलोमीटर दौड़ना हो, 10 किलोमीटर दौड़ना हो, आप दौड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और यदि आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता आन पड़ी है तो आप उन पुस्तकों को खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कक्षा 8 से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मैं और संस्कृत इत्यादि को मैं क्लास 5वीं से ही पढ़ रहा था, कर्मकांड इत्यादि में संलग्न था। तो मुझे पुस्तकों को पढ़ने की जो आवश्यकता होती है उसका महत्व और कैसे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से था। तो इस बार का जो रिजल्ट भी आया है, इसको मैंने प्रथम प्रयास में ही बिना किसी इंस्टीट्यूट के हेल्प के खुद से ही पढ़कर उसको मैंने अपने समझता हूं कि सफलता को प्राप्त किया है। तो ये जो डिसिप्लिन वाली बात आती है कि आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, हाँ, हालांकि यदि आपको बाह्य रूप से हेल्प मिल रहा है तो अवश्य यू शुड ऑफ कोर्स गो फॉर दैट एज वेल, सो दैट द एक्सटर्नल फैक्टर कैन हेल्प यू बिल्ड द इंटरनल फैक्टर व्हाट यू हैव ऑलरेडी इन यू। सो मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी उन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करें। और वो कैसे आएगा आपको समझना चाहिए कि कोई भी एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। आप विद्यालय में जो एग्जाम्स को देते हैं वो आपको पास करने के लिए किया जाता है, किंतु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपको सेलेक्ट करने के लिए कदापि नहीं कर रहे। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लाखों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, लाखों परीक्षाएं देते हैं और लाखों फेल भी करते हैं। मैंने भी बहुत एग्जाम्स फेल किया है। तो आपको समझना चाहिए कि क्या है जो आपको अलग बनाएगा, क्या है जो आपको हर सिचुएशन में रिएक्ट करना सिखाएगा, वो है